विद्यार्थियों, मैं आप सभी का इस वीडियो सत्र में स्वागत करता हूं और यहाँ पर हम फरवरी, मार्च और अप्रैल के संवैधानिक घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। मैंने 14 प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की है और अगर आपने इस वीडियो को शुरू कर दिया है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो हमने इन 14 प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई हुई है, आप अपनी तैयारी का आकलन करिए कि आपने कितने अच्छे करंट अफेयर्स की तैयारी कर रखी है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो सत्र में करंट अफेयर्स को हम स्टैटिक पोर्शन से भी कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब उनसे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उसको भी मैं आपको डिटेल्स में बताता चलूँगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उपबंधित है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उपबंधित है, जिसके तहत इन विवादों की सुनवाई होती है। तो आपको बताने हैं कि वो कौन कौन से विवाद हैं जो संविधान के जो आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, वही सर्वोच्च न्यायालय की, और उसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। तो जो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच में, दो या अधिक राज्यों के बीच का कोई विवाद हो सकता है, केंद्र सरकार और राज्य एक तरफ हो सकता है और अनेक राज्य एक तरफ हो सकते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं, आप इसका उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। जी, तो मैं बताता हूँ आपको, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 131 है इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक अधिकारिता, जिसको हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं, और उस ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत इन सभी विवादों की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इन मामलों पर कोई भी विवाद अगर उत्पन्न होता है केंद्र सरकार या राज्यों के बीच में, तो फिर उसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है और किसी भी न्यायालय के पास सुनने का इसका अधिकार नहीं है। यहीं पर मैं आपको बताता चलूँ सुप्रीम कोर्ट की और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं। तो देखिए, अनुच्छेद अगर हम 133 की बात करें, 131 आपको पता लग गया कि ये क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से संबंधित है, और इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है उसके तहत इन सभी मामलों की सुनवाई होती है। यह अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा था, इसलिए कि केरल राज्य ने सबसे पहले जो CAA था उसके खिलाफ में केंद्र सरकार पर क्या किया था, इन्होंने केरल राज्य ने केंद्र सरकार के खिलाफ में याचिका दायर की थी कि वह अपने यहाँ पर CAA को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ठीक है, केरल राज्य, आपको याद रहना चाहिए, केरल राज्य ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसलिए यह चर्चा में आया था, आरंभिक अधिकारिता की बात की गई थी। और साथ में मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 133, 132 और 134, 132 अनुच्छेद ये संबंधित है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर सुनवाई के लिए। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कोई ऐसा विवाद है जो संविधान से संबंधित है, तो उसकी सुनवाई सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है। साथ ही साथ में अगर कोई सिविल मैटर है, कोई भी नागरिकों के बीच की कोई फौजदारी मामला है, तो उसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। और साथ साथ में 134 के तहत, अनुच्छेद 134 के तहत में अगर कोई इस तरह का मैटर है जो क्रिमिनल मैटर है, और उसकी भी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो अपेलेट ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत अनुच्छेद 132, 33 और 34, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर, आपको याद करके रखना है, CCC, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर और फिर क्रिमिनल मैटर, अपेलेट कोर्ट ज्यूरिडिक्शन के तहत इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है। अनुच्छेद 132, 33 और 34, ये आपको याद करके रखना है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 143 के तहत जो संविधान का अनुच्छेद 143 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन भी मिला हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का। यह इसके तहत अनुच्छेद 143 एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, यानी कि परामर्शी क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का। इसके तहत वह राष्ट्रपति जब चाहे सुप्रीम कोर्ट से, यानी सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी विचार विमर्श कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, उस सजेशंस पर, यानी जो भी सुझाव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, उन सुझावों को मानने के लिए राष्ट्रपति बिल्कुल बाध्य नहीं है। वो उनको मानेगा नहीं मानेगा, ये राष्ट्रपति की अपनी वैवाहिक शक्ति होती है। यहीं पर मैं आपको बता दूं
कि सुप्रीम कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, और डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। यह अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उपबंधित है। अनुच्छेद 136 के अंतर्गत डिस्क्रिशनरी पावर, जिसको हम लोग वैवेकिक शक्ति बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि वैवेकिक शक्ति। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अगर उसको कोई ऐसा मैटर दिखता है, कोई ऐसा मामला दिखता है जिसको वहाँ पर सुनने की ज़रूरत है, तो वो स्पेशल लीव, जिसको हम विशेष इजाज़त बोलते हैं, स्पेशल लीव, वो जारी कर सकता है। स्पेशल लीव के तहत उस मैटर को अपने यहाँ पर, उस मामले को अपने यहाँ पर बुला सकता है और उस पर सुनवाई कर सकता है। तो ये आपको याद रखना होगा, अनुच्छेद 136 डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं वैवेकिक शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। और साथ में मैं आपको बताता चलूँ एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जुडिशियल रिव्यू और रिव्यू ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपको मैं बताता चलूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप जुडिशियल रिव्यू और रिव्यू ज्यूरिडिक्शन में क्या अंतर है और इससे आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है, इसका उपबंध संविधान के अनुच्छेद 137, संविधान का अनुच्छेद 137, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को रिव्यू ज्यूरिडिक्शन का क्षेत्राधिकार, यानी कि जिसको हम लोग पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार बोलते हैं, रिव्यू, REVIEW, रिव्यू ज्यूरिडिक्शन, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में रखनी है। ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, यानी कि पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार, ये न्यायालय की एक शक्ति होती है और इसके तहत वह अपने किसी भी दिए गए पूर्ण निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है। ध्यान से आप याद रखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 137 रिव्यू ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और इसके तहत यह उपबंध किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी भी पूर्व निर्णय में परिवर्तन कर सकता है अगर उसे कोई और साक्ष्य या उससे संबंधित तथ्य मिलते हैं तो, ठीक है। ये बात हो गई अनुच्छेद 137 की। यहीं पर अगर हम बात करें अनुच्छेद यानी कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, ठीक है, ये तो आपका हो गया पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार। और अगर हम बात करें न्यायिक पुनर्विलोकन की, जिसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है इसको मैं आपको बता दूं। जुडिशियल रिव्यू संबंधित होता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की रक्षा करने से। सुप्रीम कोर्ट, आपको बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का इंटरप्रिटेशन भी करता है, उसका व्याख्या भी करता है, साथ साथ में वो संविधान की रक्षा भी करता है, संविधान और उसकी सर्वोच्चता की रक्षा भी करता है। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ, फिर से एक बार सुनिए आप, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। क्या इसका मतलब होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। और न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य ये है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान और उसकी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इससे तात्पर्य ये है, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना, वह जो हमारा केंद्रीय विधानमंडल है उनके द्वारा किसी भी ऐसे नियमों को बनाने से रोकती है जो संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, जो संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। ऐसी शक्ति जुडिशियल रिव्यू में, जिसको हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, रिव्यू ज्यूरिडिक्शन जिसमें पूर्ण अपने द्वारा दिए गए पूर्व निर्णयों में क्या कर सकता है, मीन्स जो प्रीसीडेंट डिसीजंस होते हैं उसमें वो चेंजेस कर सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट डिसीजंस में चेंजेस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। यह अनुच्छेद 137 के तहत होता है, ठीक है, जिसको हम रिव्यू ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। यहीं पर जो जुडिशियल रिव्यू होता है, ये जुडिशियल रिव्यू, इसके तहत वह संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से ये मैटर अभी हाल ही में हाईलाइट हुआ था जब केरल ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि वह अपने यहाँ पर CAA को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। इसी से संबंधित एक अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक है जिन्हें भारत सरकार किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक समझती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने से संबंधित है जिन्हें भारत सरकार किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक समझती है। ऐसा प्रबंध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं 253, 254, 255 और 256। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 256। 256 के तहत संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है उसका विस्तार
राज्यों को ऐसे निर्देश देने तक है जिन्हें भारत सरकार किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक समझती है। इसी का फ़ायदा उठा करके या फिर इसी के तहत CAA को इम्प्लीमेंट किया गया था। CAA भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, भारत के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए केंद्र सरकार ने राज्य को निर्देश दिया था कि यह CAA को इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको लागू किया जाए। यहीं पर अगर हम अनुच्छेद 253, 54 और 55 की बात करें, ये किससे संबंधित है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 253 संबंधित है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय करार होता है, भारत सरकार कोई अंतर्राष्ट्रीय करार करती है तो इसे किस तरह से किस सभी राज्यों में लागू किया जाएगा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय करारों से संबंधित है, याद रहे 253। 254 की बात करें तो ये जो संसद और साथ साथ में राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जो भी कानून होते हैं, यानी कि 254 में क्या होता है, पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं इनके द्वारा जो भी बनाए गए दोनों रूल्स होते हैं उनमें अगर किसी प्रकार की कोई विसंगत या डिस्पैरिटी आती है तो उससे संबंधित है, ठीक है, उसको दूर करने संबंधित है। यहीं पर अगर अनुच्छेद आप 255 की बात करें तो 255 में बताया गया है कि जो सिफारिशें और पूर्व मंजूरियाँ होती हैं उनमें क्या अपेक्षाएँ हैं उसको मानने से संबंधित है। सिफारिशें और पूर्व मंजूरियों की अपेक्षाओं के बारे में है अनुच्छेद 255। बात समझ में आ गई। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 256 के अंतर्गत उपबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स जिसको हम GGI बोलते हैं यह जारी किया गया था। GGI गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था। यह इंडेक्स किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, आपसे पूछा गया है यह इंडेक्स किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जो इसके ऑप्शंस हैं देखिए, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, या फिर समाज कल्याण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। फिर से एक बार, हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था, यह एक सूचकांक है और यह किसके द्वारा जारी किया गया था आपको यह बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। आपको बता दूं मैं कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी करना शुरू किया गया 25 दिसंबर 2014 से। कब से? 25 दिसंबर 2014 से। और इस दिन को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। 25 दिसंबर 2014 से ये शुरू किया गया था। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन होती है, जन्मदिवस होता है, इसलिए उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। उनके जन्मदिन को के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है सुशासन दिवस, और 25 दिसंबर 2014 से, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया जाता है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सांसद या विधायक अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ध्यान रहे, अयोग्य घोषित करने की बात हो रही है। 52वां संविधान संशोधन विधेयक जिसको हम लोग दल बदल भी बोलते हैं, ठीक है, इसके तहत इसके जो प्रावधान है उसमें कोई भी सांसद या विधायक उसको अनर्ह घोषित किया जा सकता है। और अनर्ह घोषित करने की क्या मीन्स अनर्ह घोषित करने के क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो देखिए दिया गया है, उस पर विचार करने आपको। कोई भी सांसद या विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे देता है, ठीक है, पहला। दूसरा आपसे बोला जा रहा है निर्दलीय सदस्य किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होता है और चुनाव के बाद राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। यदि कोई सांसद या विधायक मनोनीत होकर सदस्यता ग्रहण करता है और मनोनयन के पश्चात 6 माह के अंतर्गत किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तब, या फिर दल बदल संबंधी प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको बताना है कि 52वां संविधान संशोधन जो विधेयक है इसके प्रावधान क्या हैं और ये कहाँ रखा गया है। तो इसमें लिखा प्रश्न में जो विकल्प आपके सामने है, उपरोक्त बिंदुओं के मद्देनज़र सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं ये आपको बताना है। पहला आपसे बताया गया 1 और 2 सही हैं। दूसरा आपसे बोला गया है 2 और 3 सही हैं। तीसरा आपसे कहा गया 2, 3 एवं 4 सही हैं। और चौथा जो डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है जी। इसके सही उत्तर को आप बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही है।
क्योंकि जो दल बदल संबंधी प्रावधान हैं, दल बदल संबंधी प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है, ना कि 9वीं अनुसूची में। ये कहाँ पर है? 10वीं अनुसूची में इनको रखा गया है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 को ले आया गया था और इसके तहत 10वीं अनुसूची का प्रावधान, यानी संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसी अनुसूची में इन सभी प्रावधानों का उपबंध किया गया था। बाकी सभी सही हैं। कोई भी सांसद या विधायक अगर स्वेच्छा से अपनी पार्टी से त्यागपत्र देता है तो वो बिल्कुल उसे अनर्ह कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। निर्दलीय सदस्य किसी सदस्य का किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होता है और चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और यदि कोई सांसद या विधायक मनोनीत होकर सदस्यता ग्रहण करता है और मनोनयन के पश्चात 6 माह के अंतर्गत सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो भी उसे मीन्स अनर्ह यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चलिए, तो अगला यह प्रावधान ये चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे कांग्रेसी विधायकों ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया था, यानी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, तो इसी के तहत यह मामला हाईलाइट हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) का, इसको ठीक से आप लिख लेंगे, 19(1) का यानी कि 19(1)(a) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। आपको पता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1) में ये सभी प्रोविज़न किए गए हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि मीडिया को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस मामले के अंतर्गत दिया गया था? किस मामले के अंतर्गत दिया गया था न्यायालय के द्वारा? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। भारत सरकार एवं केरल राज्य 1973, इनरी बेरुवारी मामला 1963, शाकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ 1962 और मोहिनी जैन बनाम केरल राज्य मामला। तो इनमें से कौन से ऐसे मामले थे कौन सा ऐसा मामला था जिसके अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार मीडिया को दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शाकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ। इसके तहत इस मामले की सुनवाई के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सोशल मीडिया का यूज करना यानी मीडिया का यूज करना यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और ये मौलिक अधिकार है, इसका हनन नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और यह मामला तब चर्चा में आया था जब अभी हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने क्या किया था, किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पुलिस को रोक दिया था कि उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक पोस्टिंग की थी, क्योंकि यह उसमें सुप्रीम कोर्ट की उच्च न्यायालय की सुनवाई में यह कहा गया कि ये जो व्यक्ति हैं ये उनके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कुछ भी पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको त्रिपुरा राज्य के बारे में और भी कुछ बता दूं। त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, कुछ इस तरह से 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ठीक है, ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपसे पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहा एडवर्स पोजीशन का तात्पर्य क्या है? एडवर्स पोजीशन, इसका तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। एडवर्स पोजीशन इसका तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, दोहरा विवाह करने से, किसी भी सरकारी अध्यादेश को ना मानने से, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने से, या फिर यह एक विधिक शब्द है जिसका तात्पर्य प्रतिकूल कब्जे से है। तो आपको इसमें से बताना है इसका कौन सा उत्तर सही होगा जी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी ऑप्शन। एडवर्स पोजीशन का तात्पर्य एक विधिक शब्द है जिसका तात्पर्य यह है प्रतिकूल कब्जा। तो यह प्रतिकूल कब्जे से कॉन्सेप्ट में आया था, अभी हाल ही में चर्चा में आया था प्रतिकूल कब्जा। ये डी ऑप्शन इसका सही होगा, एडवर्स पोजीशन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप बॉक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसको इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया था। और ये इंटेलिजेंस यूनिट 165 देशों, विश्व के 165 देशों और 2 क्षेत्रों यानी 2 टेरिटरीज को लेकर के जारी किया गया था। ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप बॉक्स, इसमें बहुत सारे प्रश्न निहित हैं, आपको यह भी याद रखना होगा एग्जाम में यानी कि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है
कि ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप बॉक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी किस संस्था ने किया था, तो आप इसका उत्तर बता के रखेंगे, याद करके रखेंगे। इंटेलिजेंस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EUI, इंटेलिजेंस इकोनॉमिक यूनिट, EEU, ओके, EIU, ठीक है, EIU, इंटेलिजेंस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसको आपको याद करके रखना है। साथ ही साथ में 165 देशों और 2 क्षेत्रों यानी कुल 167 देशों को मिलाकर के इसको जारी किया गया था। तो इसके जो विकल्प हैं देखिए, पहले इन पर हमें विचार करना है इस रिपोर्ट पर। इस सूचकांक में भारत की स्थिति 10 अंक की गिरावट के साथ 10वें स्थान पर, 10वें नहीं होगा यहाँ पर, 51वें होगा, 51, ठीक है, 51वें स्थान पर रही थी। किसी भी लोकतंत्र की समीक्षा करने के लिए इनके 5 पैमाने बताए गए हैं। 5 पैमानों में राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आज़ादी शामिल नहीं है। साथ ही साथ में आपसे बताया गया है इस सूचकांक में सिर्फ 167 में से 22 देशों को ही लोकतंत्र के अनुकूल बताया गया है। 167 में से 22 देशों को ही लोकतंत्र के अनुकूल बताया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये 10वां नहीं 51वां होगा। भारत 51वें स्थान पर है लोकतंत्र के मामले में। तो इसके जो विकल्प दिए गए हैं आपको, इसमें आपको बताया गया इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो ए और बी बताया गया, ए और बी सही है, यानी कि इस सूचकांक में भारत की स्थिति 10 अंक की गिरावट के साथ पर 51वें स्थान पर रही थी, ठीक है। किसी भी लोकतंत्र की समीक्षा करने के लिए इनके 5 पैमाने बताए गए हैं। या फिर बी और सी, यानी कि किसी भी लोकतंत्र, यानी कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, या सी और डी, या फिर ए, बी और डी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ए, बी और डी, क्योंकि 5 पैमानों के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति यानी कि पॉलिटिकल कल्चर और साथ ही साथ में नागरिक आज़ादी, सिविल लिबर्टी भी शामिल हैं। ये 5 पैमाने कौन कौन से हैं आप याद रखेंगे। ये जो 5 पैमाने बताए गए हैं, इन 5 पैमानों में देखिए, इन 5 पैमानों में पॉलिटिकल कल्चर ये शामिल है, पहला पैमाना हो गया, जिनके आधार पर ये लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर, सिविल लिबर्टी सेकंड, थर्ड हो गया आपका फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हम सरकार की कार्यशैली बोलते हैं, और फोर्थ हो गया, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ जो पैमाना है जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक भागीदारी यानी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और लास्ट में जो चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, इसके आधार पर इस लोकतंत्र सूचकांक को जारी किया जाता है। और जहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं और वो उनका सूचकांक अच्छा होता है। तो इस तरह से जो नॉर्वे था वह फर्स्ट रैंक पर था, वहीं पर भारत 51वें स्थान पर रहा था। तो ये आपको याद करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना 2 अक्टूबर 2009 को किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना 2 अक्टूबर 2009 को की गई थी। सबसे पहले यही याद करके रखना है कि ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना करने की शुरुआत किस तिथि से की गई थी। तो ये 2 अक्टूबर 2009 से शुरू हुई थी। अब पूछा गया किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। तो आपके ऑप्शंस, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2009, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2007 और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2006। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा जी। इसका सही उत्तर होगा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। अब मैं आपको बता दूं कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत 2 अक्टूबर 2009 से गांधी जयंती पर इस ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना शुरू की गई थी। आपको पता होना चाहिए संविधान का अनुच्छेद 40, ठीक है, गांधीवादी है, जिसमें हम ग्रामीण परिवेश के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी ने, वो गांधीवादी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो गांधीवादी है, तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 40, ठीक है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है ये सब। साथ ही साथ में जो संविधान का अनुच्छेद 240 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी दृष्टि से। तो ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना 2 अक्टूबर 2009 से शुरू की गई थी ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत। और आपको मैं बताता चलूँ कि यह मामला अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए आया हुआ था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने 11 राज्यों, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने 11 राज्यों, इन 11 राज्यों में जो असम है, चंडीगढ़ है, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, कौन कौन से, असम, चंडीगढ़,
हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और गुजरात, इन सभी राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। वो इसलिए कि इन्होंने अभी ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई को शुरू नहीं किया था, इसलिए यह मामला चर्चा में रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम PIL बोलते हैं, किस लाने का श्रेय किस न्यायमूर्ति को जाता है? PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किस न्यायमूर्ति को लाने का श्रेय जाता है? तो PIL को 1983 में लाया गया था, और किसने लाया था यह आपको बताना है। देखिए, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस PN भगवती या फिर जस्टिस HJ कानिया। तो मैं आपको बता दूं कि PIL को लाने का श्रेय PN भगवती को, जस्टिस PN भगवती यानी न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा लाया गया था इसको। और इसके तहत किसी भी ऐसे वाद की सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में जो यानी कि पब्लिक मैटर्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किन 2 संघ शासित क्षेत्रों को मिलाकर एक कर दिया गया? हाल ही में किन 2 संघ शासित क्षेत्रों को मिलाकर एक कर दिया गया? तो कौन कौन से वो 2 संघ शासित क्षेत्र हैं? देखिए, पहला ऑप्शन लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी, दूसरा पुदुचेरी एवं अंडमान निकोबार, तीसरा दादर नगर हवेली एवं दीव दमन, और चौथा चंडीगढ़ एवं लक्षद्वीप। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दादर नगर हवेली एवं दीव दमन। दादर नगर हवेली और दीव दमन, इन दोनों को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। इस तरह से कुल यूनियन टेरिटरीज की संख्या देखिए कौन कौन से हो गए हैं। लेह, जम्मू, साथ साथ में नई दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, और साथ साथ में दीव दमन। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। अगला प्रश्न देखिए, पुदुचेरी की बात आई है तो पुदुचेरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जो सबसे पहले, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये फ्रांस के अंतर्गत था। फ्रांस यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पुदुचेरी के 3 पार्ट रह गए थे। ये तीनों पार्ट कौन कौन से हैं? यमन, माहे और कराईकल। ठीक है, तो माहे ये आपका वहीं पर है तमिलनाडु में। ठीक है, और ये यनम केरला में है, और ये कराईकल ये आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से इसके 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अलग अलग राज्यों में बिखरी पड़ी हुई हैं। आपसे प्रश्न कभी भी जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है, जीके में पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी कि जिसके जो ज़िला है वो एक दूसरे को टच यानी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा? पुदुचेरी। इसके तीनों ही डिस्ट्रिक्ट अलग अलग राज्यों में बिखरी पड़े हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया था, जिसके तहत निम्नलिखित देशों से आने वाले गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई थी, बशर्ते वह 2014 या उसके पूर्व से भारत में रह रहे हों। उनमें से किन देशों को शामिल किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। तो आपको बताने कि कौन कौन से देश हैं जिसके गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की बात कही गई है। पहला ऑप्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं भूटान, दूसरा बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, तीसरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, चौथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ऐसा कहा गया था कि जो भी गैर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं भारत में 2014 से पूर्व से रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के उन सभी राज्यों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है जिन्होंने अभी तक ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना नहीं की है, जबकि ऐसा करना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत जरूरी बताया गया था। तो बताइए कि भारत में ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने वाले प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए ऑप्शंस क्या है, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र
ये महाराष्ट्र है, महाराज लिखा हुआ है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अभी मैंने पहले बताया था एक प्रश्न इस तरह का आया हुआ था, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरला, इन्होंने अपने यहाँ पर ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना कर रखी है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा इनर लाइन परमिट, ILP, इनर लाइन परमिट, ये किससे संबंधित है? ऑप्शंस, यह क्रिकेट में बाउंड्री को टच करने से संबंधित है, यह भारतीय नागरिकों के विदेश में भ्रमण करने से संबंधित दस्तावेज है, या फिर यह भारतीय नागरिकों के भारत में संरक्षित राज्य में रहने एवं भ्रमण करने से संबंधित दस्तावेज है, यह विदेशी नागरिकों के भारत में भ्रमण करने एवं रहने के संबंधित दस्तावेज है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, और ये परीक्षा में आने की इसकी 100% गारंटी है। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके तहत किसी भी विदेशी भारतीय नागरिक को भारत के संरक्षित राज्यों में रहने एवं भ्रमण करने से संबंधित ये दस्तावेज है कि वो वहाँ पे भ्रमण कर सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में 22वें विधि आयोग के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई। विधि आयोग, ठीक है, आपको पता है विधि आयोग के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई। विधि आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। पहला विधि आयोग 1854 में भारत परिषद अधिनियम, इंडिया काउंसिल एक्ट 1833 के तहत, यानी 1833 के तहत किया गया था पहले विधि आयोग का गठन। इसका कार्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने यानी उनको लागू करने से संबंधित तथा उनसे संबंधित त्रुटियों को सुधार करना है। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन, स्वतंत्र भारत में पहले विधि आयोग का गठन 1948 में किया गया था और यह 5 वर्षों के लिए किया गया था। तो इसके कौन कौन से विकल्प सही हैं इसका देखिए नीचे दिया है, उस उपयुक्त में से सही विकल्प को चुनिए। A, B और C, A और B और B, C और D, या फिर A, B, C और D। तो इसका कौन सा सही विकल्प होगा ये आपको बताना है जी। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा यह होगा A, B और C, क्योंकि जो पहला विधि आयोग था इसका गठन 1955 में किया गया था सबसे पहली बार स्वतंत्र भारत में, और इसके जो अध्यक्ष थे BMC सीतलवाड़, ये इनके अध्यक्ष थे, और इसका गठन सबसे पहली बार 1955 में किया गया था। तो आपको ये याद रहे 22वें विधि आयोग का गठन होने वाला है, हाल ही में इसकी स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, और ये आपको याद करके रखना है। यह क्या करता है, राज्य के निर्देशक तत्वों को लागू करने से संबंधित या उसमें जो भी त्रुटियां होती हैं उसको दूर करने से संबंधित कार्य करता है, सुझाव देता है। ठीक है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक मीन्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका संविधान में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है, फिर भी सरकार अपने सुधार के लिए नीति के निर्देशक तत्वों को लागू करने से संबंधित विचारों पर इसके लिए वो इनको गठित करती है। तो आपको यह वीडियो सत्र कैसा लगा और आपने कितने प्रश्नों को सही से उत्तर दे लिए हैं, इसको मैं कमेंट सेक्शन में आपसे जानना चाहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमको ज़रूर बताएंगे कि आपने ऐसे किसने मीन्स इन 14 में से कितने प्रश्नों को सटीक उत्तर दिए थे आपने, और आपको ये वीडियो सत्र कैसा लगा था। और मैं शीघ्र ही आपको और भी वीडियो जिस तरह के उपलब्ध कराने वाला हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।